सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक है वो कंप्लीट किया था और साथ ही में उससे पहले हम लोग ने जो हमारा राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड ये टॉपिक भी कंप्लीट किया था। और हम लोग ने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अप्रिसिएशन राइटिंग जो है वो देखेंगे। अप्रिसिएशन राइटिंग जो चैप्टर है या फिर टॉपिक है वो रिलेटेड है योर पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन का जब भी आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तब उसमें ये अप्रिसिएशन का क्वेश्चन होता ही है। ठीक है, तो अप्रिसिएशन में लिखना क्या होता है, जैसे समरी में हम लोग क्या करते थे, हमारा जो कुछ भी चैप्टर है, जो कुछ भी पैराग्राफ है, उसका हम लोग समरी लिखते थे। उसमें से हम लोगों को क्या क्या समझा है वो हमारे अपने वर्ड्स में लिखते थे। कुछ उसी तरह से हम लोग हमारे जो कुछ भी पोएम है या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में जो कुछ भी पोएट्री दी है उसका आपको अप्रिसिएशन लिखना होता है। अप्रिसिएशन में कुछ पॉइंट्स जो है मतलब जैसे पोएट का नाम या फिर उसका राइमिंग स्कीम उसमें कौन से यूज़ किए गए हैं, या फिर उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से है, उसमें आपको कौन सी लाइन फेवरेट लगी है, इसके बारे में आपको उसमें लिखना होता है। और साथ ही में आपको उस पोएम में से कौन सा अच्छा मैसेज मिला है या फिर उसमें से कौन से भाव है वगैरह वगैरह जो इन्फॉर्मेशन है उस पोएम के बारे में आपको लिखना होता है। तो देखते हैं कि कैसा एक फॉर्मेट होता है हमारे अप्रिसिएशन का विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। तो ये देखिए, ये होता है हमारा फॉर्मेट या फिर जो कुछ भी पॉइंट्स हम लोगों को अप्रिसिएशन में कवर करने होते हैं वो। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो कुछ भी पोएम है उसका टाइटल लिखोगे, फिर उसके बाद पोएट का नाम और उसके बाद लिखोगे राइमिंग स्कीम। हम लोग ने देखा था राइमिंग स्कीम जो अल्फ़ाबेट की मदद से हम लोग बताते थे, ए बी बी है या फिर ए बी सी डी है, किस तरह का है वो लिखते हैं। अगर राइमिंग स्कीम उस पोएम में नहीं है तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे, फ्री वर्ड्स लिखेंगे। उस पोएम को पढ़ने के बाद उसमें से कौन सी फेवरेट लाइन आपको लगी है वो आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया या फिर थीम पोएम का जो है, कौन से इंटेंशन से पोएट ने वो पोएम लिखी है वो अपने मन से आपको यहाँ पे लिखना होता है सेंट्रल आइडिया में। फिर उसके बाद आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने बताया आपको, जैसे सिमिली है, अलिट्रेशन है, हाँ, हाइपरबोल है। तो इस तरह के जो कोई भी अगर आपके पोएम में, ऐसे ज़रूरी नहीं कि एक ही फिगर ऑफ स्पीच आपके पोएम में हो, मोर देन 1 2 3 5 फिगर ऑफ स्पीच आपके पोएम में हो सकते हैं, तो वो सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर में क्या, टाइप ऑफ पोएम, लैंग्वेज, टोन, मतलब कैसे सिंपल लैंग्वेज है यहाँ पे, ल्यूसिड है, किस तरह का आपका यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ किया गया है, एज ए स्पेशल फीचर यहाँ पे लिखना है। या फिर और कौन से कलर्स की मदद से अगर यहाँ पे कुछ अच्छे से कुछ बताया गया है और कुछ यहाँ पे यूज़ किया गया है तो वो स्पेशल फीचर आपको इसमें लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में वाई आई लाइक और डिसलाइक द पोएम। तो अगर आपको वो पोएम पसंद आई है तो क्यों पसंद आई है, और अगर पसंद नहीं आई है तो क्यों पसंद नहीं आई है, ये बात आप लोगों को लास्ट पॉइंट में लिखना होता है। तो इस तरह से ये जो आपके कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको कवर करने होंगे आपके अप्रिसिएशन में। ठीक है, तो इस तरह से आपका अप्रिसिएशन का मेन फॉर्मेट होता है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ अप्रिसिएशन का एक एग्जाम्पल। तो हमारा ये जो एक एग्जाम्पल मैंने आपके स्क्रीन पे दिया है वो है अप्रिसिएशन ऑफ पोएम इंडियन वीवर। इंडियन वीवर हम लोग ने जो पोएम पढ़ी थी उनकी पोएम का अप्रिसिएशन यहाँ पे लिखना है। तो जो कुछ भी मैंने इससे पहले आपको बताया है पॉइंट्स, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम लोग ने पैराग्राफ फॉर्मेट में ये अप्रिसिएशन लिखा है। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको क्या लिखना होता है, पोएम का नाम लिखना होता है। तो पोएम का नाम क्या है, इंडियन वीवर। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा इंडियन वीवर इज द पोएम बाय पोएट सरोजनी नायडू। दूसरे पॉइंट में बताया था कि आपको क्या लिखना होता है, पोएट का नाम लिखना होता है। तो वो पोएम किसने लिखी थी, इंडियन वीवर, सरोजनी नायडू ने लिखी थी। तो यहाँ पे हम लोग ने ये दोनों पॉइंट कवर कर लिए कि ये पोएम कौन सी है, तो इंडियन वीवर ये पोएम है, और किसने लिखी है, तो हमारी पोएटेस सरोजनी नायडू ने लिखी है। फिर उसके बाद लिखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टांजास विद 2 राइमिंग कपलेट्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उस पोएम में कितने स्टांजास है, 3 स्टांजास है और उसमें 2 राइमिंग कपलेट्स। कपलेट मतलब जोड़ी, ठीक है, तो जोड़ी राइमिंग स्कीम की यहाँ पे है। फिर उसके बाद में दिस पोएम इज मेटाफोर फॉर 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, बर्थ, यूथ एंड डेथ। जैसे हम लोग ने वो पोएम पढ़ी थी तब बताया था कि उसमें 3 स्टेजेस जो है ह्यूमन लाइफ की बताई गई है। कौन सी, तो जन्म, और उसके बाद में जो यौवन है, और फिर उसके बाद में डेथ, फिर मृत्यु। तो इन 3 स्टेजेस में
ये हमारी जो 3 स्टैंजाज है वो बटे हुए हैं, तो ये भी हम लोगों को यहाँ पे लिखना होता है। द पोएट डिपिक्ट्स इंडियन वीवर हु वीव्स टायरलेसली एट डिफरेंट टाइम वाइल साइमल्टेनियसली डिस्क्राइबिंग द 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ जस्ट एज द वीवर वीव फ्रॉम द डॉन टू नाइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन करते हुए बताया गया था कि उस यहाँ पे जो 3 स्टैंजाज है, हर एक 3 स्टैंजाज में जो वीवर है, जो बुनकर है, वो अपनी जो बुनाई है वो कर रहा है और तीनों टाइम में अलग अलग तरह के कपड़े वो बुन रहा है अकॉर्डिंग टू द, उसमें जैसे बताया गया था कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए सबसे पहले टाइम में बुन रहा है, फिर उसके बाद में मैरिज वेल बुन रहा था और सबसे लास्ट वाले स्टैंजा में वो क्या बुन रहा था, तो वो एक फ्यूनरल के लिए एक जो है कफन वो बुन रहा था। तो उस तरह से उसने उस बुनकर ने जिस तरह से कपड़े बुने हैं उस तरह से लाइफ स्टेजेस को भी कोरिलेट किया गया है। कौन सी 3 लाइफ स्टेजेस, तो बर्थ, फिर उसके बाद यूथ और उसके बाद डेथ। तो ये 3 स्टेजेस के साथ वो वीवर का जो कुछ भी गारमेंट वीविंग है वो कोरिलेट किया गया है। तो ये यहाँ पे लिखा है जो कि हमारी सेंट्रल आइडिया बन जाती है पोएम की। द पोएट चूजेस 3 डिफरेंट टाइम सेटिंग वीवर्स व्यू न्यूबॉर्न बेबीज गारमेंट इन द अर्ली मॉर्निंग, द क्वींस मैरिज वेल इन द इवनिंग एंड डेड मैंस श्रोड इन मिडनाइट। तो यहाँ पे 3 अलग अलग टाइम पे वो अपना जो है कपड़े बुनने का काम वो कर रहा है। तो सबसे पहले मॉर्निंग टाइम पे उसने न्यूबॉर्न बेबी के लिए कपड़े बुने, फिर उसके बाद में उसने क्वीन के लिए बुने और रात के टाइम में, इवनिंग के टाइम में उसने डेड मैन के लिए श्रॉड मतलब कफन जो है वो बुना था एट मिडनाइट। फिर उसके बाद में सेंट्रल आइडिया बताई गई है, सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम है द पोएम इज पैरेललिज्म ऑफ द पोएट्स ब्यूटिफुली ड्रॉन बिटवीन द 3 पार्ट्स ऑफ द वीवर्स वर्क डे एंड 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे क्या किया गया है, बहुत अच्छे से इस पोएट ने क्या किया है, हमारी जो ब्यूटीफुली उसने क्या किया, पैरेललिज्म किया है जो ह्यूमन की 3 स्टेजेस है और वीवर के वर्क डे के जो 3 स्टेजेस है उनको ब्यूटीफुली उन्होंने कोरिलेट किया है यूजिंग पैरेललिज्म। फिर उसके बाद में यहाँ पे राइमिंग स्कीम बताया गया है। राइमिंग स्कीम कैसे बताया गया है, द 3 स्टैंजास फॉलोज द राइमिंग स्कीम AABB CCDD EEFF। तो मतलब क्या, तो पहले स्टैंजा में आपका राइमिंग स्कीम का क्या आया है, AABB आया है, सेकेंड स्टैंजा में आपका राइमिंग स्कीम CCDD आया और थर्ड स्टैंजा में आपका EEFF आया है। तो आपने वो राइमिंग स्कीम का जो मैंने इससे पहले लेक्चर दिया था आपको, तो उसमें से आप भी सॉल्व करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पहले स्टैंजा में AABB आया है, दूसरे स्टैंजा में CCDD और उसके बाद में EEFF। मतलब क्या हुआ होगा, तो पहली और दूसरी लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो राइमिंग वर्ड बना होगा और उसी तरह से तीसरी और चौथी लाइन का जो राइमिंग वर्ड है वो राइमिंग वर्ड बना होगा। तो इसलिए यहाँ पे AABB वाला जो राइमिंग स्कीम है वो पहली लाइन में, पहले पैराग्राफ में, सेम वे से CCDD हमारे सेकेंड पैराग्राफ में और EEFF हमारे थर्ड पैराग्राफ में आया है। तो इस तरह से यहाँ पे राइमिंग स्कीम वाला पॉइंट भी कवर हो जाता है। फिर उसके बाद में स्टाइल क्या है पोएम की वो बताया गया है। द स्टाइल यूज्ड इन द पोएम इज सिंपल एंड ल्यूसिड विद द ईच स्टैंजा बिगिनिंग विद द क्वेश्चन टू इवोक रीडर्स इंटरेस्ट। तो स्टाइल किस तरह से आई है इसकी, बहुत सिंपल पोएम है, समझने में बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और हर स्टैंजा की जो स्टार्टिंग है वो किससे करी गई है, क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्यों करी गई है, तो रीडर का जो इंटरेस्ट है वो अच्छे तरह से बिल्ट हो जाए, इसलिए वहाँ पे क्या किया गया है, हर एक स्टैंजा के शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से उसका स्टाइल भी यहाँ पे बताया गया है। तो आगे बताया गया है द पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन, कंसोनेंस, इन्वर्जन, मेटाफोर, रिपीटेशन एंड सिमिले हैव बीन एम्प्लॉयड टू एनहांस द टेक्स्ट पोएटिक अपील। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सब हमारे फिगर ऑफ स्पीच है ना। फिगर ऑफ स्पीच ही हम लोगों ने इससे पहले पढ़े थे। तो पोएटिक डिवाइस में क्या लिखने पड़ता है आपको, फिगर ऑफ स्पीच जो कुछ भी है। तो कौन से फिगर ऑफ स्पीच आए हैं पोएम में, अलिटरेशन आया है, ठीक है, अलिटरेशन आया है, कंसोनेंस आया है, इन्वर्जन आया है, फिर उसके बाद में मेटाफोर आया है और रिपीटेशन एंड सिमिले। तो ये सब फिगर ऑफ स्पीच आपके पोएम में आए हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है आपके एनहांस हो रहा है, पोएटिक अपील जो है वो एनहांस हो रहे हैं। फिर उसके बाद द पोएट हैज़ यूज्ड विविड इमेजिनरी टू कोरिलेटिंग द पार्ट ऑफ द डे टू द स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इमेजिनरी आपके सामने एक चित्र तैयार किया गया है, किस लिए, तो आपके
लाइफ के जो स्टेजेस है उसको कोरिलेट करने के लिए जो वीवर्स का वर्क डे जो है उसके 3 स्टेजेस के साथ। द मेजर यूज ऑफ सिम्बोलिज्म इन द पोएम इज द थ्रेड ऑफ द पर्सन विथ द वोवन ऑफ द डेस्टिनी और द फेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द वीवर्स इन द पोएम। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जिस थ्रेड की मदद से वो जो हमारा वीवर है वो कपड़े बुन रहा है उसको हमारे नसीब के साथ, डेस्टिनी के साथ, फेट के साथ क्या किया गया है, कोरिलेट किया गया है। It is the fates who decide the time of birth, length of youth and the time of the death of the person। तो यहाँ पे क्या किया है, जैसे जो कपड़े का जो धागा है, थ्रेड है, वो डिसाइड करता है कि कपड़ा कितना लंबा होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपका जो फेट है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो डिसाइड करेगा कि आपका बर्थ कब होगा, आपका यूथ टाइम कितने टाइम तक चलेगा और आपकी डेथ कब होगी एक पर्सन की। तो इस तरह से उस थ्रेड को और हमारी डेस्टिनी को कोरिलेट किया गया है। Thus, the contextual meaning of the poem may be the weaver's weaving garment and the shroud for the various occasions, but symbolically the poem represents the cycle of the life and the death with the thread of each stages being woven by the feet। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ भले ही वो हमारा जो वीवर है वो कपड़े बुन रहा है, लेकिन उन कपड़ों बुनने को हमारे लाइफ के साथ क्या किया गया है, कोरिलेट किया गया है इन डिफरेंट स्टेजेस। तो यहाँ पे हमारी जो वीवर की जो कपड़े बुनने की जो स्टाइल है उसको हमारे लाइफ साइकिल के साथ क्या किया गया है, कोरिलेट किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये सब कोरिलेशन किस तरह से है वो बताया गया है। Thus, the contextual meaning of the poem may be the weaver's weaving garment and the shroud in the various occasions, but symbolically the poem represents the cycle of the death with the thread of each stage being woven by the feet। The message being given by the poem is for the perceptual motion of the life, where each stage characterized by the unique emotions last for the while before the next one comes along the text place। I find this poem a good read as it is short poem which is packed with the imagery। तो यहाँ पे मैसेज जो है पोएम में क्या मिला है तो वो बताया गया है। क्या, तो आपकी जो कुछ भी लाइफ के मोशन है उसके जो स्टेजेस है उनको आपके आगे का मोशन क्या, आपके आगे की स्टेज क्या आएगी, ये सब आपके नसीब पे या फिर फेथ पे डिपेंडेंट है, इस तरह से बताया गया और हर एक स्टेज को आपको जीना ही पड़ेगा। तो इस तरह का मैसेज यहाँ पे दिया गया है। और इस पोएम में क्या हमें लाइक है, डिसलाइक है, ये भी हम लोगों को यहाँ पे बताना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्यों ये पोएम हमें अच्छी लगे, क्योंकि ये छोटी सी पोएम है और छोटी सी पोएम में बहुत सारे मैसेजेस और इमोशंस यहाँ पे दिए गए हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए ये मुझे पोएम पसंद आई है। तो ऐसे बताना पड़ेगा यहाँ पे क्यों पोएम पसंद आई है। और यहाँ पे एक इमेजरी भी है, मतलब पोएम पढ़ते पढ़ते समय आपने भी देखा होगा कि आपके आंखों के सामने एक चित्र बन रहा है कि वो सच में वो जो हमारा वीवर है वो कपड़े बुन रहा है। इस तरह का हम लोगों को एक ये बनता है ना, इमेजरी बनता है ना, तो उस तरह से यहाँ पे बना है, इसलिए ये मुझे पोएम पसंद आई है। ऐसा यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। आई लाइक द पोएम फॉर द कलर स्कीम दैट द पोएट हैज़ चूजन फॉर द गारमेंट वोवन बाय द वीवर अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टेजेस ऑफ द इंटेंडेड वीवर्स। तो यहाँ पे मुझे और ये पसंद क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कलर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं ना। आपने भी देखे होंगे कि छोटे बच्चे के लिए एक ब्लू कलर का था, फिर उसके बाद जो हमारी जो क्वीन का वेल था उसके लिए उसने ग्रीन कलर यूज़ किया गया था, फिर उसके बाद में जो कफन है उसके लिए वाइट कलर यूज़ किया गया था। तो कलर स्कीम जो यहाँ पे यूज़ किया गया है उसके लिए भी मुझे ये पोएम पसंद आई है। इस तरह से ये जो पोएम की जो अप्रिसिएशन है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस से हमारी पोएम लिखी गई है। तो इस तरह से आपको भी अप्रिसिएशन लिखना होता है, ये एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। तो इस तरह से आगे की जो पोएम रहेगा उसका अप्रिसिएशन आप लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।